हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 25/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए तथा आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो। तथा आप सभी के सहयोग से मेरे 110 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आज का हम टारगेट रखते हैं 120 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। प्लाया झील राजस्थान के किस भौतिक भाग में देखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। अगर किसी ने एग्जाम दी होगी तो उसे जरूर पता होगा। प्लाया झीलों से संबंधित हर बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ प्रश्न का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, बाकी हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लाया झील हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में देखी जाती है तथा आपको जिला पूछे तो जैसलमेर जिले में यह देखी जाती है। प्लाया झील का कंसेप्ट मैंने जब आपको मरुस्थल पढ़ाया था तब वहां पे क्लियर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को जरूर देखिए। प्लाया झीलों का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें, इन्हें टाट झील भी कहा जाता है। और ये जो टाट झील जब सूख जाती है ना तब यह रण कहलाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और प्लाया झील के ही बड़े आकार को बालसन भी कहा जाता है और बालसन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है हमारे राजस्थान में? सांबर झील। ये चीज आपको याद रखनी है। इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तब इसे लाइक जरूर करें तथा अपने एक मित्र में भी शेयर करें ताकि हमारा परिवार और बढ़ता रहे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस प्रश्न से मैं आपके 3 प्रश्न क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला पूछा जाता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तब हम आंसर लगाएंगे चंबल नदी। अगर यही प्रश्न इस प्रकार पूछ ले कि पूर्ण रूप से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हम आंसर लगाएंगे बनास नदी। मैंने आपको सारी नदियां अच्छे से पढ़ा रखी है, विद ड्राइंग मैंने आप लोगों को बता रखी है। मुझे बताओ बनास की सहायक नदियां याद करने की सिंपल तरीका, बेड़च, मेनाल, त्रिवेणी संगम बना दी, फिर कोटारी, मानसी, खारी और मोरेल नदी। इस प्रकार से आपको नाम याद रखने हैं, इसीलिए मैंने आपको चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझा रखा है। और यह पूछा गया है सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी। अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, उसके साथ यह राजस्थान में 6 जिलों में बहती है। और इस नदी के अलावा चंबल तथा बनास, यह भी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सारे जिले आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से इन्हें एक बार जरूर देख लें तथा अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। और माही नदी से संबंधित, यह राजस्थान के 2 जिलों से प्रवाहित होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली यह भारत की एकमात्र नदी है। उसके साथ साथ एक और बात हमें याद रखनी थी, माही नदी यह 3 राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है। कौन कौन से? एमपी, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ये चीजें आपको याद रखनी है। सारी नदियां मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रखी है, एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचाई होने वाला जिला कौन सा है? अब आपको यहां पे भी 3 प्रश्न क्लियर होते हैं। मुझे सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर बताइए, गंगानगर में होती है, बीकानेर में होती है या जैसलमेर में होती है? कमेंट करके बताओ अपना आंसर जल्दी से। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहां होती है, तब हम आंसर लगाएंगे गंगानगर। गंगानगर जिले में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। यही अगर आपको कुएं पूछ ले, सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहां होती है, तो जयपुर भरतपुर में सबसे कुओं से सिंचाई होती है। तालाब अगर पूछा जाए तब तालाब से सिंचाई होती है भीलवाड़ा जिले में। और यही अगर आपको झील पूछ ले तो झीलों से सिंचाई होती है उदयपुर जिले में। और अभी आपसे पूछा गया है पश्चिमी राजस्थान में नहरों से होने वाली सिंचाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों जिलों में सिंचाई की जाती है और नहरों के माध्यम से की जाती है। अब वो नहरों के नाम कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पश्चिम में एक नहर है इंदिरा गांधी नहर, तथा उसी के साथ साथ उत्तर में गंगानगर में इंदिरा गांधी के साथ एक और नहर आती है, गंगा नहर। गंगा नहर से संबंधित आपको सारी जानकारी होगी, नहीं है चलो मैं बता देता हूं। इसे गंगा सिंह ने बनवाया था तथा इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? कमेंट करके बताओ इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी तथा इसका कार्य पूरा कब हुआ, उद्घाटन कब किया गया इस झील का, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और मैं इससे संबंधित अगर आपको जानकारी दे दूं तो यह राजस्थान में मात्र 17 किलोमीटर बहती है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई पूछी जाती है कई बार, तो यह 129 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद यह कहां से निकाली गई थी राजस्थान के लिए, तो यह पंजाब हुसैनीवाला से निकाली गई और यह राजस्थान में श्री गंगानगर को लाभान्वित करती है। उसके बाद हमें याद रखना है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, उन वीडियो का इंतजार करिए। तथा एक बात जान लीजिए, इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें हैं तथा 9 शाखाएं हैं। हम सभी
शाखाएं तथा लिफ्ट नहरों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अब वो टाइम गया राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी, अब आपसे मध्य अरावली पूछा जा रहा है। तो आप सभी को मैंने अरावली बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। अरावली में मैंने आप लोगों को बताया था कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें उत्तर की अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि उत्तर की अरावली की जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी वो तो थी हमारी रघुनाथगढ़, और मध्य अरावली जो हमारा प्रश्न भी है इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटगढ़। यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची वाली चोटी है तथा इसकी ऊंचाई 933 मीटर की है और यह अजमेर जिले में है। और यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तब हम लगाते गुरु शिखर। प्रश्न थोड़े अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तथा अपनी तैयारी को आप और अच्छे तरीके से करिए। अगर ऑप्शन में टाटगढ़ ना दें तब इसके बाद हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए? तब हमें और 2 ऊंची चोटियां याद रखनी होती है, जिसमें तारागढ़ एक आ जाएगी और दूसरी आती है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी हमारी लूनी नदी का उद्गम स्थान होता है तथा नाग पहाड़ी की ऊंचाई आपको याद रखनी है 785 मीटर की इसकी ऊंचाई है। टाटगढ़ की मैंने आप लोगों को बता दी, रघुनाथगढ़ आप मुझे बता सकते हो तथा गुरु शिखर की भी ऊंचाई आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इन ऊंचाइयों को आपको रटना ही पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन नहीं है इन्हें याद करने का। आप एक बार अरावली वाली वीडियो देख लीजिए, वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और फिर बस इन्हें याद करने में लग जाइए। इन्हें 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। अगर याद नहीं होता है तो फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन है इन्हें कहीं लिखते जाओ और पढ़ते जाओ, ऐसे ही चीजें याद होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। खड़ीन का आविष्कार किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और बीएसटीसी वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार ये एग्जामों में पूछा जा रहा है। खड़ीन का आविष्कार तथा खड़ीन कौन से जिले में देखा जाता है तथा खड़ीनों से क्या किया जाता है। तो मैं आप लोगों को आज फिर से एक बार खड़ीनों से संबंधित जानकारी देना चाहता हूं। खड़ीन, इनका आविष्कार जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। सभी ऑप्शन में पालीवाल है, ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए। तथा खड़ीन मतलब क्या होता है? खड़ीन में सबसे पहले भूमि पर पानी को रोका जाता है और इस जो पानी रोका जाता है उसके बाद इस पानी से कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और इस कृषि की जो भी उपज होती है ना, इस उपज का 25% टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये चीज आप यहां पर क्लियर रखिए, 25% का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उपज का। इस जानकारी को कहीं नोट कर ले अपने पास। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जगरा पहाड़ी कहां पर है? आ गया वही प्रश्न। पहाड़ियों से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रघुनाथगढ़ पहाड़ी कहां पर है, टाटगढ़ पहाड़ी कहां पर है तथा त्रिकुट की पहाड़ी कहां पर है, और उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 56 की पहाड़ियां कहां पर है, कमेंट करके बताओ। तथा 56 का मैदान कहां पर है, कमेंट करके जल्दी से बता दो। ये सारी चीजें अगर आप लोगों की क्लियर हो रखी है तो, नहीं है तो भी कमेंट करो, क्योंकि अगली वीडियो में फिर मुझे समझ में आता है कि मैं इनसे संबंधित भी आप लोगों को चीजें क्लियर करवाऊं। जगरा पहाड़ी यह राजसमंद में ना होते हुए उदयपुर जिले में है, आपको ये चीज क्लियर रखनी है। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इस पहाड़ी की ऊंचाई 1431 मीटर की है, बहुत अच्छे से समझा रखी है। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर तथा दूसरी 1597 और तीसरी आपको याद रखना है 1442। और चौथी जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है जगरा पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर की। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सिरोही की सभी पहाड़ियां आप लोगों को याद होगी, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, उसके साथ साथ और कौन सी बताओ मुझे? अचलगढ़ है, और कौन सी है बताओ? जयराज। ये पहाड़ियां आपको याद रखनी है। मैंने आपको राजस्थान की टॉप 10 पहाड़ियां बता रखी है तथा उसके साथ साथ हमें याद रखना है राजस्थान की सबसे निचली चोटी कौन सी है। यह चोटी है हमारी बैराट की पहाड़ी, जो जयपुर जिले में संबंधित रखती है। इससे भी मैंने एक प्रश्न आगे रखा है, इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तब आप इसे लाइक जरूर करें तथा अपने एक मित्र में शेयर करें, ताकि जिस प्रकार आपके टॉपिक्स क्लियर हुए हैं वो भी इन प्रश्नों को देखें और अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर रख सकें। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि मरुस्थल जो है हमारे 1,80,000 बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1,50,000 ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये किसके अनुसार है, किसने रिपोर्ट दी थी? तो यह हमारे इसरो ने रिपोर्ट दी थी। और इसरो से हमें याद रखना है, इसरो ने ऐसा कहा था कि यह राजस्थान के लगभग 67% भाग में फैल चुका है। वैसे तो सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं तो यह राजस्थान के 61.11% भाग में फैला हुआ है, लेकिन इसरो ऐसा मानता है कि यह 67% भाग में फैल चुका है। और कितने में फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तथा उसके साथ हमें याद रखना है, रेगिस्तान यह राजस्थान के अलावा भी और कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो सबसे ज्यादा तो यह हमारे राजस्थान में है
उसके बाद यह गुजरात राज्य में भी है, फिर पंजाब राज्य में भी है, और सबसे कम यह अभी तक हरियाणा राज्य में है। ये टॉप 4 आपको राज्य याद रखने हैं। तथा उनके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के यह कितने जिलों में है, तो राजस्थान के यह 12 जिलों में है, और 12 जिले भी मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। मुझे बताओ राजस्थान के पश्चिम का वह कौन सा जिला है जो रेगिस्तान में नहीं आता। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ईडर की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है। ईडर की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तब हमारा वह किला जयपुर का किला था, जहां पर सबसे बड़ी तोप रखी गई है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ उस किले का नाम क्या होगा। तथा त्रिकुट की पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना है, या बीकानेर का बना है, या जोधपुर का बना है, या फिर जैसलमेर और जोधपुर का बना है? कमेंट करके जल्दी बताओ। इसमें बीकानेर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यह जमीन पर बना हुआ है, और इसी किले को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। यह किला तो मैंने भी देखा है, अपना आंखों देखा हाल बताता हूं। यह किला बहुत ही सुंदर है अंदर से, तथा यह राजस्थान का वह दुर्ग है जिसमें प्राचीन काल में लिफ्ट लगी हुई थी। तथा इस दुर्ग के संबंधित एक बात कही जाती है कि सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है। इस किले को एक बार जरूर देखने जाइए, बहुत ही सुंदर किला है, मैंने भी देखा है। अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर ओनली जैसलमेर का किला बना हुआ है। ऑप्शन ए और सी है, तो काफी बच्चे ए और सी लगा देते हैं। जो जोधपुर का जो किला है, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, यह बना हुआ है चिड़िया टुक की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर। और इसे कब बनाया गया था? तो 1459 में राव जोधा ने इसे बनाया था, और इसकी नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। करणी माता चूहों वाली देवी जिन्हें कहा जाता है, देशनोक वाली देवी जिन्हें कहा जाता है, तथा बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुलदेवी इन्हें माना जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है जैसलमेर। तो मैं आप लोगों को जैसलमेर दुर्ग से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये त्रिकुट की पहाड़ी पर बना हुआ है, तथा उसके बाद इसमें कितने बुर्ज हैं? यह राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। इसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। तथा एक और बात हमें याद रखना है, जब यह त्रिकुट की पहाड़ी पर बना हुआ है और रेगिस्तान में बना हुआ है, तो यह कौन सी श्रेणी में आएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है दुर्गों से संबंधित, जिसमें मैंने आपको 9 की 9 श्रेणियां अच्छे से बता रखी है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लेना। इस दुर्ग का जब निर्माण किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। इस दुर्ग का जब निर्माण किया गया था, तो निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। वह कौन सा दुर्ग है जिसके निर्माण में चूने का प्रयोग किया गया है? तो वह है हमारा जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर का दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है? अपने अढ़ाई शाखे के लिए। यहीं पर एक अर्ध शाखा हुआ है। मुझे कमेंट करके बताओ अर्ध शाखा किस शासक के काल में हुआ था, तथा सन भी मुझे बता सकते हो। चलो वो मैं बता देता हूं, 1550 में हुआ था। अब तो आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। उसके बाद और जैसलमेर से क्या याद रखना होता है? यह राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। तो फिर पहला कौन सा है? कमेंट करके बता रहे हो? चलो मैं बता देता हूं, यह चित्तौड़गढ़ का किला है, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट। तथा इससे हमें और क्या क्या चीजें याद रखनी होती है? यहां पर बने हुए महलों का नाम भी हमें याद रखना होता है। सबसे पहला महल मोती महल, उसके बाद रंग महल, तथा तीसरा महल है जवाहर महल। ये तीनों महलों के नाम आप याद रखिए। तथा एक और बात आप लोगों को बता देता हूं, जैसलमेर दुर्ग की आकृति जो है, यह घाघरा के समान है। ये चीजें कई बार पूछी जा चुकी है। आज के लिए इतना काफी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पंजाब के साथ किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है? सी इसका बिल्कुल गलत आंसर होगा। जिसने भी ये सी आंसर दिया है, उन्होंने प्रश्न को अच्छे से देखा ही नहीं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हम पेपर में भी क्या गलती करते हैं, इन छोटी गलतियों के कारण ही तो हमारे मार्क चले जाते हैं। यहां पूछा गया है सर्वाधिक सीमा। अगर सिर्फ ऐसा प्रश्न होता कि पंजाब राज्य के साथ कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तब आपका यह सही होता। और यहां पर सर्वाधिक पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। हनुमानगढ़ तो यह कम सीमा लगाता है, और यह हनुमानगढ़ फिर किस राज्य के साथ अधिक सीमा लगाता है? तो यह हरियाणा राज्य के साथ अधिक सीमा लगाता है। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर आपने सीमा वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर मेरे 34 वीडियो आ चुके हैं, आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। तथा बीकानेर, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, हमारे किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। तथा रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि रेड क्लिफ रेखा की रिपोर्ट कब जारी की गई थी? आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शुक्र तालाब कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र तालाब कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताओ अपना आंसर।
आप सभी को पता ही होगा, शुक्र तालाब नागौर में स्थित है और शुक्र तालाब की स्थापना राहत कार्यों के लिए की गई थी अकबर के द्वारा, तथा अकबर ने एक नागौर का दरबार लगाया था, वह शुक्र तालाब के किनारे ही लगाया था। कब लगाया था? 1570 में। और आपको याद रखना है कि इस दरबार में हमारे कौन कौन से शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। तो मैं आपसे 4 प्रश्न पूछना चाहूंगा, आंसर अपना कमेंट बॉक्स में रखो कि बीकानेर के वह कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, तथा जैसलमेर के शासक का नाम बताओ, और हाड़ौती के शासक का नाम बताओ, तथा जोधपुर के वह कौन से शासक थे जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार करी थी। इन्होंने नागौर दरबार लगाया था राव चंद्रसेन के काल में, लेकिन चंद्रसेन तो इनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर जोधपुर से अधीनता किसने स्वीकार करी थी? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हाड़ौती में आप लोगों को बता देता हूं, हाड़ौती के शासक थे सुरजन सालहाड़ा, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। ये सारी चीजें मैं आपको इतिहास में जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे अच्छे से समझा दूंगा। अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसीलिए बस आप ज्योग्राफी पढ़िए। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ी से होता है? बैराट की पहाड़ी अरावली की सबसे निचली चोटी 704 मीटर जयपुर में है यह। और यहां से कौन सी नदी का उद्गम स्थान होता है? तो आप सभी को पता है, बाणगंगा नदी का उद्गम यहां से होता है। कांतली मत लगा देना पहला ऑप्शन, कांतली तो भाई सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी। गग्गर नदी यह तो भाई हमारे हिमाचल प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तिब्बी तहसील। बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, सारी नदियों को, सारी झीलों को एक बार आप जरूर पढ़िए तथा अपने नोट्स वहां से बना लीजिए। और बाणगंगा नदी से हमें याद रखना है, यह 380 किलोमीटर बहती है हमारे राजस्थान में, और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधी यमुना में जाकर मिलती है। और इस नदी की 3 सहायक नदियां हैं, सूरी, सावन तथा प्लासा। ये 3 नाम आपको याद रखना है। और कई बार बाणगंगा नदी के उपनाम भी पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, तथा ताला नदी भी कहा जाता है, और यह रुंडी नदी भी कहलाती है। ये सारे नाम आपको याद रखना है। तथा बाणगंगा नदी की भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, एक बार प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को जरूर देखें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? आपको ये बता दूं कि योजनाओं से संबंधित भी एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, ताकि आप भी इनके बारे में कहीं पढ़ो और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आंसर आप जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप लोगों के आंसर से किसी और की सहायता होती है तो फिर आपको आंसर करना चाहिए। और आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं माफी चाहूंगा, आज की वीडियो के लिए मैं लेट हुआ क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए अगर तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं शाम को भी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आज शाम की वीडियो भी नहीं आ पाएगी क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तब आप इसे अपने 5 दोस्तों में और 3 ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि जितना हो सके हमारा परिवार और बढ़ सके। और आज का टारगेट है हमारा 120 सब्सक्राइबर का, तो इसे कंप्लीट करवा दीजिए। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।